हेलो प्यारे बच्चों। सो बेटा फाइनली हमने इक्विलिब्रियम कंडीशंस देखी थी लास्ट क्लास के अंदर। हमने देखा था कि अगर कोई भी बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर नेट फोर्स है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी के ऊपर जीरो होता है। साथ के साथ नेट टॉर्क जो है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो भी क्या होगा, बॉडी का जीरो होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन वी कैन से दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। फिर हमने उनके तीन कंडीशन टाइप्स देखे थे, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना। यस, आज बेटा उसी के ऊपर हम लोग उसके ऊपर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल्स और करेंगे। फिर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और न्यूटन सेकंड लॉ हम लोग के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, देखो लेटर प्रॉब्लम है। एक लेटर है वो इस तरीके से इस दो सरफेसेस की हेल्प से इस तरीके से इंक्लाइन वे में रखी हुई है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये रफ सरफेस है। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें फाइंड आउट करना है, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। हमें म्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है सरफेस का, सो डेट ये रॉड जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, ये सरफेस जो है वो स्मूथ दे रखी है एंड एंगल इज 53 डिग्री। अच्छा, बेसिक कंडीशंस हमें पता है कि हमें क्या करना है। अगर रॉड को इक्विलिब्रियम में रखना है तो इसके ऊपर नेट फोर्स और नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग फोर्सेस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं रिकॉल करवा देता हूँ। हमने इस तरीके से बात करी थी कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स बोले तो एक्सटर्नल की ही बात हो रही है। नेट फोर्स ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो। और नेट फोर्स का मतलब यहाँ पे है कि along the x-axis as well as along the y-axis and as well as along the z-axis the net force must be zero। and एक दूसरी इक्वेशन जो हमने पढ़ा था, the external torque on the body must be zero। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो डेफिनेटली रॉड जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। तो इसकी हेल्प से हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे और म्यू का वैल्यू मिनिमम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले रॉड को ड्रॉ करते हैं। देखो रॉड जो है वो डेफिनेटली क्या करने की कोशिश करेगी, स्लिप करने की कोशिश। ये सरफेस स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है, तो ये रॉड क्या करेगी, ये वाला पॉइंट इसका नीचे की तरफ स्लिप करने की कोशिश करेगा। जैसे ही स्लिप करने की कोशिश करेगा ये वाला पॉइंट कहाँ भागेगा, इस तरफ भागेगा। और जैसे ये इस पॉइंट इस तरफ मोशन करेगा वैसे ही फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, मैं इसको फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एफबीडी ऑफ रॉड। ठीक है, देखो ये मेरी रॉड होगी और इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। ये जो है रॉड वो इंक्लाइंड है कितने एंगल पर, 53 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है। ठीक है, यस, इस तरीके से ये रॉड जो है वो इंक्लाइंड है। कितना एंगल बोला हमने बोला 53 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है। अच्छा, एक तो इस बॉडी का जो है वो वेट एक्ट कर रहा होगा इसके सेंटर ऑफ मास पर। ठीक है ना, mg जो है हम कहाँ लेंगे, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पर लेंगे और इसका सेंटर मास यहाँ पे होगा मिड पॉइंट पर, ये हमारा mg हो गया। और क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, ये दीवार इस रॉड के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी इस तरीके से। देखो ये कॉन्टैक्ट, नॉर्मल फोर्स कैसे लगता है, नॉर्मल फोर्स लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये मेरी कॉमन सरफेस है। ठीक है, कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। तो देखा यहाँ पे मैंने लगाया नॉर्मल n1। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल n1 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे ये दोनों बॉडीज इस सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में है, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट होता है नॉर्मल फोर्स। यस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस का मतलब n2 ऐसे हो गया। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। यस बेटा, अब क्या हो रहा है, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे ऐसे लग रहा है। ठीक है, n2 ऐसे लग रहा है। अच्छा, तो डेफिनेटली इस n1 फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए, तभी रॉड क्या होगी। देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल और केवल जो है एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है और वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, यस बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगना चाहिए। जैसे ये रॉड स्लिप होगी है ना, तो ये वाला पॉइंट उधर भागेगा, उसकी वजह से उस मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शन जो है वो इस बॉडी के ऊपर इस तरीके से एक्ट करेगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, नाउ वी आर बैलेंसिंग द फोर्सेस, क्योंकि हमें रॉड को क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम के अंदर चाहिए। करते हैं, देखते हैं बेटा। अलोंग द एक्स एक्सिस नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। तो अलोंग एक्स एक्सिस नॉर्मल n1 लग रहा है, इधर से फ्रिक्शन लग रहा है, तो n1 इक्वल्स टू क्या आ गया, f आ गया।
ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से N2 और mg भी बैलेंस कर देंगे, y डायरेक्शन में भी फोर्सेस को बैलेंस होना चाहिए, तो N2 बराबर क्या हो गया, mg हो गया। ये सेकंड इक्वेशन होगी। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, ये तो बात हमारी क्लियर हो गई है, ये तो हमने कर लिया है। अच्छा, फ्रिक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, तुम बोलोगे सर फ्रिक्शन को, ठीक है, फ्रिक्शन को म्यू एन लिख सकते हैं, ठीक है। ये फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है एक्चुअल में, लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एन होनी चाहिए, ठीक है। यस, जो फ्रिक्शन है यहाँ पे जो एक्ट कर रहा है, जो रिक्वायर्ड चाहिए फ्रिक्शन, वो उसकी वैल्यू म्यू एन से कम या बराबर होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हुई तो फिर ये क्या कर जाएगी, रॉड मूव कर जाएगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो हमारे पास जो एफ की वैल्यू आनी चाहिए वो म्यू एन के लेस देन या बराबर आनी चाहिए। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी कंडीशंस की। अच्छा, इस फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है तो नॉर्मल कौन सा लेंगे, डेफिनेटली फ्रिक्शन यहाँ पे इस सरफेस पे फ्रिक्शन की बात चल रही है तो नॉर्मल ये वाला लेंगे, N2 लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N2 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई होगी बात। अच्छा, यहाँ से कंडीशंस हमारे पास आ गई, N1 इक्वल्स टू एफ, N2 इक्वल्स टू mg, ठीक है। चाहो तो इसी बात को ऐसा लिख लो कि यहाँ पे ये N2 इक्वल्स टू mg आ रहा है तो म्यू mg हो गया, ठीक है। यस बेटा, ये थर्ड इक्वेशन हो गई हमारी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अच्छा, अब क्या करना चाहिए हमें टॉर्क भी, हम लोग नेट टॉर्क भी जीरो कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर सकते हैं। हमारे को क्या करना है, हमें फ्रिक्शन की वैल्यू अभी भी नहीं आई है हमारे पास, फ्रिक्शन की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने एक बात पढ़ी थी कि सर अगर नेट फोर्स जीरो है, किसी भी पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो हो गया, किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उसका जो जब हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करेंगे उस बॉडी के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसके कारण, तो वो जो टॉर्क आएगा किसी भी पॉइंट के अबाउट, वो हमेशा क्या आने वाला है, एवरीवेयर ऑन दैट बॉडी और आउटसाइड द बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट या सेम, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, याद हो तो मैंने बताया भी था कि अगर नेट फोर्स ऑन अ बॉडी जीरो है, या फिर ऐसा बोलो कि एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी जीरो है, तो उस कंडीशन के अंदर जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क क्या होने वाला है, वो टॉर्क जो है हर पॉइंट पर बॉडी के ऊपर या बॉडी के बाहर सेम रहने वाला है, ठीक है। यस, इधर मैं इस बात को क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो है, और नेट फोर्स जीरो है तो टॉर्क किसी भी इस एक्सिस पर कहीं पे भी लिखूं, मेरा तो आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो कहीं पे भी कर लो, कोई इशू नहीं है। मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें क्वेश्चन को बहुत जल्दी भी सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट पर क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट पर नेट टॉर्क जीरो कर लेते हैं। मैं इस पॉइंट को क्यों चूज कर रहा हूं, जैसा कि तुम सोच पा रहे होंगे कि सर यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे नेट टॉर्क को, इस पॉइंट पर नेट टॉर्क को जीरो करूंगा तो डेफिनेटली इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं नेट टॉर्क जीरो करता हूं तो डेफिनेटली ये जो फोर्सेस है ये इसी पॉइंट से गुजर रहे हैं। मैं पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान रखना, ये दोनों फोर्सेस इसी पॉइंट से गुजर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस के कारण इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क तो सीधे ही जीरो हो जाए, ठीक है। तो यूजुअली यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि N2 के कारण भी जो टॉर्क आएगा अबाउट द पॉइंट A विल बी जीरो, एंड ड्यू टू द फ्रिक्शन आल्सो द टॉर्क अबाउट पॉइंट A विल बी जीरो। अब बचे कौन से फोर्सेस, एक तो N1 बचा और एक mg बचा। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट A लिख देते हैं, ड्यू टू, अच्छे से लिखते हैं, टॉर्क अबाउट पॉइंट A, ठीक है। यस, सबसे पहले बात करते हैं N1 की। यस, N1 ये रहा, और ये क्या है हमारा, हमें A पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बेटा ये हो गई, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, है ना, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गई। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर हमें उस जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उस पॉइंट से उस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर डाल दिया बेटा, ठीक है। जब मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम आने वाली है। मैं ये जानता हूं कि ये क्या है, ये L है, ये लेंथ कितनी है बेटा, L है, ठीक है। लेंथ अगर ये वाली L है तो ये वाली लेंथ L cos 53 डिग्री और ये वाली लेंथ L sin 53 डिग्री आ जाएगी। यस बेटा, ये मेरी लेंथ आएगी L sin 53 डिग्री, है ना। यस, तो टॉर्क ड्यू टू N1 कितना आएगा, यस,
इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स क्या कर रहा होगा, इसको ऐसे घुमा रहा होगा रॉड को। ये वाला फोर्स कैसे घुमाएगा, देखो ये मेरा ए पॉइंट है, पॉइंट बोल रहा हूँ, ए पॉइंट है, और ये वाला नॉर्मल फोर्स इस रॉड को इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे घुमाने वाला है। या फिर इसी बात को ऐसे बोलो आर क्रॉस एफ से भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने बोला कि बेटा ये आर वेक्टर हो जाएगा। आर वेक्टर कौन सा वाला होगा, यस ये पॉइंट जिसके अबाउट हमें निकालना है, और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो गया, ये वाला पॉइंट, देखो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो गया, ठीक है, यस। आर क्रॉस एफ करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, उससे भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आर वेक्टर ये रहा और फोर्स ये रहा, तो आर वेक्टर उंगलियां किस तरफ घुमाऊंगा, फोर्स की तरफ घुमाऊंगा, तो अंगूठा मेरा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। और अंगूठा अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली मुझे बात समझ में आ गई कि टॉर्क जो है वो उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ का मतलब कैसे है, यानी कि ये रॉड जो है वो ऐसे घूम रही है, इस तरीके से, किस तरीके से, क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है। इज इट क्लियर नाउ, यस बेटा। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा जो टॉर्क का डायरेक्शन आएगा आर क्रॉस एफ, या तो ऐसे बोलो क्लॉकवाइज या बोलो अंदर की तरफ। देखो स्टैंडर्ड वे मैथमेटिकली तो हम लोग इसको इनटू द प्लेन ही बोलेंगे, ठीक है। हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम लोग फिजिक्स के अंदर नहीं यूज़ करते हैं, ये हमारी डे टू डे लाइफ वाली लैंग्वेज है। बट अगर मुझे मैथमेटिकली लिखना है तो आई विल से दिस टॉर्क इज इनटू द प्लेन, ठीक है, यस। प्रॉपर वे तो यही है, जो हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यूज़ करते हैं ये हमारी डे टू डे लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, यस। तो क्लॉकवाइज बोल दूँ या इनटू द प्लेन बोल दूँ, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, यस। तो यहाँ पर बात हो गई N1 के कारण नॉर्मल फोर्स ये रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, L cos L साइन 53 डिग्री, तो N1 इंटू L साइन 53 डिग्री हो गया, किस तरफ, इनटू द प्लेन हो गया, क्रॉस आ गया, N1 इंटू L, यस 54/5 आ जाएगा, क्रॉस हो गया। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन कितना होगा, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन हो जाएगा हमारे पास, यस सॉरी, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन तो 0 होगा, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल N2 भी कितना होगा, 0 होगा। टॉर्क ड्यू टू mg देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। टॉर्क mg ये रहा, ए पॉइंट के अबाउट निकालना है, देखो ये मेरा पॉइंट, ये मेरी लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो जाएगी, ये रहा mg, तो लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये रही, और ये मेरा पॉइंट जिसके अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है, परपेंडिकुलर डालूंगा, ये वाली लेंथ निकाल लूंगा, यस। तो दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दूंगा, तो देखो ये L/2 cos 53 डिग्री आ जाएगा। ये वाली लेंथ कितनी आएगी बेटा, ये परपेंडिकुलर डाला, ये आ जाएगी L/2 cos 53 डिग्री, 53 डिग्री इंटू 3/5 हो गया, ठीक है, ये लेंथ आ गई मेरे पास। तो mg के कारण कितना हो जाएगा, mg के कारण होगा, यस mg इंटू 3L/10, 3L/10 हो गया। कैसे आएगी डायरेक्शन देखें, देखो बेटा आर वेक्टर ये रहा, सॉरी आर वेक्टर कहाँ पे है, आर वेक्टर ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, देखो ये पॉइंट ऑफ, इस पॉइंट पे तो लग रहा है फोर्स mg, तो आर वेक्टर ये रहा, ठीक है, ये रहा जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ये मेरा वो रहा, ठीक है, ये देखो मेरा आर वेक्टर ये है। आर वेक्टर किस तरफ घुमाना है, mg रहा, आर क्रॉस एफ करेंगे, बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि मैं क्या यूज़ करूँगा, डॉट यूज़ करूँगा, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हो, कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है कि ये वाली mg जो फोर्स है ये इसको क्या घुमाने की कोशिश कर रहा है, ए पॉइंट के अबाउट, देखो इस तरीके से घुमाएगा, देखो ये mg फोर्स इस ए पॉइंट के अबाउट इस तरीके से घुमाएगा रॉड को, कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ऐसे, वो बात समझ में आ रही होगी, यानी कि कैसे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज को तुम लिख सकते हो आउट ऑफ द प्लेन। अच्छा ये तो बात हो गई हमारी, हमें तो इन सब का सम कितना होना चाहिए, 0 के बराबर करना है। ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये अंदर की तरफ आ रहा है, देखो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, क्योंकि रॉड इक्विलिब्रियम में है तो अबाउट द पॉइंट ए द नेट टॉर्क मस्ट बी 0। यहाँ से बात आ गई N1 इंटू L 4/5 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, यस देखो एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, तो एक डायरेक्शन को, अंदर वाली डायरेक्शन को मैं माइनस लिख देता हूँ और बाहर वाली डायरेक्शन को प्लस ले लेता हूँ, इसको लिया mg 3L/10 लिया,
ठीक है, देखो ये डायरेक्शन अपोजिट है, ये अंदर है ये बाहर है, तो एक को पॉजिटिव लिया एक को नेगेटिव लिया, बाहर वाली को पॉजिटिव ले रहे हैं तो अंदर वाली के आगे नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, आंसर देख लो, इक्वल्स टू बाकी के वजह से भी 0 हुआ, इक्वल्स टू 0 कर दिया। N1 इंटू एल इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू mg इंटू 3mg L/10 आ गया। 5 2 जा 10 हो गया। यस, L से L कैंसिल हो गया, तो N1 का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया? यस, N1 का वैल्यू आ गया 3mg/8 3mg/8 हो गया। ठीक है, यस, ये मेरा 3mg/8 न्यूटन आ गया। ठीक है, अब हमारे पास नॉर्मल फोर्स का वैल्यू आ गया, तो फ्रिक्शन का वैल्यू आ चुका है। यस, N1 क्योंकि F के बराबर है तो यही फ्रिक्शन की वैल्यू भी हो गई। ठीक है बेटा, यस, मास मुझे 10 kg दे रखा है, ग्रेविटी मुझे 10 दे रखी है। आई होप आंसर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, फ्रिक्शन का वैल्यू देखो, ये रही इक्वेशन, ये रही इक्वेशन हमारी। ठीक है, यस, यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या इशू है। F इज इक्वल्स टू, यस, यहाँ से कंडीशन लिखी 3mg/8 मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू mg। ठीक है, mg कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, म्यू का वैल्यू, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/8 1/4 कितना होता है? यस, 25%, और उसका आधा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 12.5, तो 0 पॉइंट कितना हो गया? 125 इंटू 3 कर दो। ठीक है, यस, कितना आ जाएगा? म्यू आ गया मेरे पास 53151367.375 आ गया। ठीक है, मिनिमम पूछा है तो कितने ले लोगे? यस, मिनिमम लोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0.375। यस बच्चों, नोट करें इसको। आई होप बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, नोट करें। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस बेटा, एक आइसोलेसिस ट्रायंगुलर प्लेट हमें दे रखी है ऑफ मास m एंड साइड a। ये हमें आइसोलेसिस ट्रायंगल दे रखा है और इसकी साइड हमें a दे रखी है और यहाँ से भी a दे रखी है। आइसोलेसिस ट्रायंगल है और ये साइड्स हमें दे रखी है। वी नीड टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। हमें इन स्ट्रिंग्स में टेंशन फाइंड आउट करनी है। यस, ये लाइट स्ट्रिंग्स है, मासलेस ऐसा बोल सकते हैं। और हमें क्या करना है, हमें ये अगर प्लेट इक्विलिब्रियम में है तो हमें उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए T1 और T2 निकालना है। कि अगर प्लेट जो है वो इक्विलिब्रियम में है तो हमें T1 और T2 फाइंड आउट करना है। लेट्स से कि इसके अंदर T1 टेंशन है और इसके अंदर T2 टेंशन है। हो सकता है कुछ बच्चों के इनिशियली ऐसा बोल दे कि सर दोनों में टेंशन सेम होगी, तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है ना, ध्यान रखें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि दोनों रस्सियों में सेम टेंशन होगी। अगर कोई बॉडी सिमेट्रिक होती, उस कंडीशन के अंदर बात सही थी कि तुम सिमेट्रिसिटी यूज़ करके ऐसा कह सकते थे कि मास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के अलॉन्ग, जैसे कि ये मान लो कि दोनों तरफ से बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है मास। ठीक है, पूरे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये क्या है, सिमेट्रिक है ना। सिमेट्रिकली अगर ऐसे अटैच होता ब्लॉक तो हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक तरफ मास ज़्यादा है दूसरी तरफ मास कम है, तो टेंशन यानी कि तनाव जो होगा वो स्ट्रिंग के अंदर एक तरफ ज़्यादा होगा और एक तरफ कम होने वाला है ना। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। यस, हम लोग ऐसा तभी कर सकते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सिमेट्रिक हो, दोनों तरफ बराबर बराबर सा हो। यस, उस केस में कर सकते हैं, उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हम लोग इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? इस बार ट्रायंगुलर प्लेट है ना, ट्रायंगुलर प्लेट है। अगेन प्रोसेस वही रहने वाला है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखें बच्चों, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और समझने की कोशिश करें। देखो, मैं इधर बना देता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। मैं इस तरीके से, ये मेरी ट्रायंगुलर प्लेट है और ट्रायंगुलर प्लेट के अंदर हमें पता होना चाहिए कि mg फोर्स यानी कि इसका जो वेट है वो कहाँ एक्ट कर रहा होगा। मुझे ये तो पता है कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वहाँ पे इसका क्या होगा, पूरा का पूरा वेट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर a के टर्म्स में मुझे एक्सप्रेस करना हो, क्योंकि इसकी साइड्स a मुझे दे रखी है, तो मुझे इसको इसके सेंटर ऑफ मास को भी a के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है।
ठीक है। अच्छा ये मैं जानता हूँ अच्छे से, क्या जानता हूँ कि ये अगर ए है, ये अगर ए है, ठीक है, यस ए है, तो ये भी कितना है, ए है। ठीक है, यस बेटा। अब देखो, अब क्या करना है हमें, हमें ये पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर रहे हैं हम इस ट्रायंगुलर प्लेट का। बेटा ये है ना, ये ए है, ये ए है, ये कितना है, तुम बोलोगे सर ये √2a हो गया। बहुत अच्छे बेटा, ठीक है, ए तो √2a हो गया, और ये कितना हो गया, देखो है ना, इस कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा सेंटर मास, ये तो मुझे पता है कि इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सर लाई कर रहा होगा। कहाँ लाई कर रहा होगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, यानी कि ये जो लाइन है, ये जो हाइट है आइसोलेसिस ट्रायंगल पे, मैं सामने वाली साइड पर इस वर्टेक्स से सामने वाली हाइट पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ। ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि इस साइड के ऊपर जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस लाइन के ऊपर इसका सेंटर ऑफ मास लाई करने वाला है। 10th क्लास की बात है, बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है नहीं, कि हम जानते हैं कि एक आइसोलेसिस ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास है वो हमें या तो पता होना चाहिए कि इस तरीके से अगर इसकी हाइट h है तो नीचे से कितनी हाइट पर, h/3 हाइट पर इसका सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, या ऐसा बोल सकता हूँ ज्योमेट्रिकल सेंटर। याद करो, हमने ये पढ़ा होगा कि 2:1 के रेशो में ये साइड डिवाइडेड होती है, और ये जहाँ से मीडियन पास होती है, याद करो जहाँ से मीडियन पास होती है वो जो पॉइंट होता है वो इस हाइट के 2:1 के रेशो में के अंदर होता है ना। यहाँ से तुम देखोगे तो ये h/3 हाइट होगी, और यहाँ से देखोगे तो 2h/3 हाइट होगी। याद करो मीडियन वाला पॉइंट है ना, जब तुम मीडियन फाइंड आउट करते हो आइसोलेसिस ट्रायंगल के अंदर, तो वो मीडियन का जो पॉइंट होता है वो कहाँ होता है, ऊपर से 2h/3 पर, नीचे से h/3 पर, है ना। और जो तुम इससे डिवाइड करते थे, याद करो 2:1 के रेशो में डिवाइड करते थे इस साइड को। ठीक है, यस, आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो ये h/3 है और ये वाली हाइट कितनी है, 2h/3। प्रॉब्लम ये है कि हमें साइड्स दे रखी है, हाइट नहीं दे रखी है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि साइड्स अगर इक्वल है, ये 90 डिग्री मुझे दिख रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों होगा, इक्वल साइड सब्सटेंस इक्वल एंगल, अगर ये साइड ए है ये भी साइड ए है तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होने वाला है। ठीक है, यस, इक्वल साइड सब्सटेंस इक्वल एंगल इन अ ट्रायंगल। यस, 45 आ गया। अब मैं ये जानता हूँ कि ये कैसे निकालेंगे, लेट्स से कि हाइट h है, ये हाइट कैसे निकालेंगे, तो देखो ये मैं जानता हूँ कि ये है 45 डिग्री। ओके, बहुत अच्छे, ये 45 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, a cos 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये a sin 45 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब देखो ये कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारा a cos 45। ठीक है, a cos 45 मतलब a/√2, चाहो तो इसका आधा भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, एक ही बात है। √2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो भी तुम्हारे पास a/√2 आ जाएगा, इधर से करोगे तो a cos 45 दैट इज a/√2। तो बेटा ये मेरे पास a/√2 आएगा, और ये वाला भी a/√2 आने वाला है। मुझे तो इससे मतलब है, हाइट से मतलब है। अगेन रिपीटिंग, मुझे ये हाइट फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड आउट कर ली तो मैं जानता हूं कि आइसोलेसिस ट्रायंगल में नीचे से h/3 हाइट पर सेंटर ऑफ मास होता है, वहां पे मुझे क्या लगाना है, mg फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अज्यूम कर सकता हूं कि पूरा मास उस सेंटर ऑफ मास पे लोकेटेड है, उस ट्रायंगुलर प्लेट का। तो करें क्या, यस, हम लोग जानते हैं, कंपोनेंट कर लेते हैं। ये a है तो a cos 45, तो ये कितना हो जाएगा, a sin 45। तो हाइट कितनी आ जाएगी बेटा, a sin 45 डिग्री, sin 45 मतलब a/√2। ठीक है, नीचे से सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे होगा, यस, हमें याद, अगर नहीं पता है तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, h/3 हाइट पे होगा नीचे से बेस से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हाइट हमें दे रखी है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी a/3√2 हो जाएगी, ये आ जाएगी बेटा, कोई दिक्कत इसके अंदर, यस। अच्छा ये तो बात हो गई, अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत चर्चा हो गई। ये मेरा मान लो कि ये h/3 हो गया, बस ये h/3 हो गया। ये यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे mg लग रहा होगा, यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे T1 लग रहा होगा, यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यहाँ से T2 लग रहा होगा।
ठीक है। क्या और फोर्सेस लग रहे हैं? रस्सी फोर्स लगा रही होगी T1 T2, ठीक है। मैंने अपोजिट ले लिए हैं यार, इसको T1 लो, इसको T2 लो, ठीक है। रस्सी फोर्स लगा रही होगी T1 T2, नीचे लग रहा होगा mg, ये साइड्स हमें पता है। फोर्सेस को बैलेंस करते हैं क्योंकि ट्रायंगुलर प्लेट इक्विलिब्रियम में है, तो अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस फोर्सेस को बैलेंस कर रहा हूँ। वाई डायरेक्शन में T1 T2 लग रहे हैं, तो T1 प्लस T2 इक्वल्स टू mg, ठीक है। यस बेटा, यस, पहले बात समझ में आ गई होगी आई होप। T1 प्लस T2 इक्वल्स टू mg। नेक्स्ट देखें, अब हम किसी भी पॉइंट के अबाउट, देखो एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो क्या बैलेंस करेंगे? तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये आ गई। सेकंड इक्वेशन, किसी भी पॉइंट के अबाउट हम लोग नेट टॉर्क जीरो कर लेते हैं। कोई भी पॉइंट ले लो, मैंने तुम्हें बताया, अगेन रिपीट कर देता हूं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या निकाल सकते हो? टॉर्क निकाल सकते हो। हर पॉइंट पर क्या होगा? टॉर्क सेम रहने वाला है। बॉडी के बाहर निकालो किसी पॉइंट पर या बॉडी के अंदर निकालो, ठीक है। यस, T1 T2 बराबर mg हो चुका है। टॉर्क मैं किसी पॉइंट पे निकाल लेता हूं, बताओ किस पे निकालें? यस, कहीं से भी निकाल सकते हो। ऐसा करते हैं अपन, इसके अबाउट निकाल लेते हैं, है ना, इसके अबाउट निकाल लेते हैं। लेट्स से कि ए पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क निकाल रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट बोल रहा हूँ, है ना, ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ कि नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए मस्ट बी जीरो, सो डैट बॉडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम रहने के लिए ऐसा होना चाहिए। तो इस T2 के कारण तो टॉर्क कितना आ जाएगा? तुम बोलोगे सर T2 के कारण तो अबाउट पॉइंट ए जीरो हो जाएगा। T1 के कारण, यस, ए पॉइंट से मैंने क्या किया? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर डाला। ये क्या हो गई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। ये कितना हो गया? फोर्स की डायरेक्शन। आर को डायरेक्शन क्या निकालेंगे? यस, ये वाला फोर्स इसको कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, अबाउट पॉइंट है। ऐसे घुमाएगा मतलब क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज या फिर ऐसे बोलो, ऐसे घुमाया मतलब बाहर की तरफ। तो डायरेक्शन के साथ लिख दो, T1 जो है अबाउट पॉइंट ए जो है वो T1 इंटू ए हो गया। T1 इंटू ए हो गया, बाहर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन, डॉट आ गया। टॉर्क ड्यू टू mg भी लिख लेते हैं। टॉर्क ड्यू टू mg कितना हो जाएगा? mg नीचे की तरफ लग रहा है और ए पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, ये देखो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, सॉरी, ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया, ठीक है। ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन फोर्स हो गया, और यहाँ से जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उस पॉइंट से इसके ऊपर क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर डाल देंगे। डाल दिया। ये लेंथ मुझे निकालनी पड़ेगी। ये लेंथ कैसे निकालेंगे? देखो, ये मैं जानता हूँ, ये लेंथ कैसे निकालेंगे? देखो, ये लेंथ मैं जानता हूँ, ये वाली लेंथ मैं जानता हूँ। कैसे निकालेंगे? देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। देखो बेटा, इस तरीके से, है ना, ये मैं जानता हूँ कि ये जो है, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, इस पे मेरा mg लग रहा है। इस ए पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे निकालनी है ना। यस बेटा, ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। ये हाइट डाली थी ना हमने, यस। ये वाली कितना एंगल आएगा? यस, एंगल बाइसेक्टर की जैसे वर्क करेगा। ये परपेंडिकुलर जो हमने सामने वाली साइड पे डाला था आइसोलेसिस ट्रायंगल के अंदर, ये एक एंगल बाइसेक्टर की जैसे भी काम करेगा, ठीक है। ये 45 डिग्री होगा। इस 45 डिग्री की हेल्प से तुम्हारे पास ये लेंथ आ जाएगी। कैसे आएगी? देखो, ये मैं जानता हूँ कि ये कितना है। तुम बोलोगे सर ये जो लेंथ है ये 2h/3 है। कौन सी वाली? यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 2h/3 है। ओके, 2h/3, तो ये 2h/3 होगी, तो ये 2h/3 cos 45 हो गई, ठीक है। यस, ये लेंथ होगी 2h/3 cos 45 डिग्री। थोड़ा सा नो डाउट थोड़ा अच्छे लेवल का प्रॉब्लम तुम बोल सकते हो। 2h/3 cos 45 डिग्री, दैट विल बी 1/√2 हो गया, है ना। टोटल लेंथ कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की a है ना। और h का वैल्यू भी मेरे पास है, h का वैल्यू a/√2 है। निकाल दे। यस, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी? तुम बोलोगे सर ये लेंथ जो होगी a में से, टोटल लेंथ थी a, उसमें से घटा दो। कितना घटा दो? यस, 2h/3 √2 घटा दो। यस, ये घटा दो। यस, तो हम ये जानते हैं कि जो होगा
एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे तो एम जी ये रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a माइनस टू, एच कितना है, एच है हमारे पास, यस एच है हमारे पास a बाय रूट टू, ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू इंटू 3√2, ये हमारे पास हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास एम जी इंटू 2a ए में से a/3 कैंसिल करोगे 2a/3 आ जाएगा, टॉर्क ड्यू टू एम जी आ गया, ठीक है, यस हमारे पास फाइनली आ गया है, ये इक्वेशन आ गई। ये एम जी कैसे घुमाएगा, ए पॉइंट के अबाउट, देखो ये एम जी जो है ए पॉइंट के अबाउट इस स्क्वायर प्लेट को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है, वेयर एस ये जो T1 है वो कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, T1 जो इस पॉइंट के अबाउट लग रहा है वो ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, और ये इस तरीके से इसकी वैल्यू हमें डिसाइड करनी है सो डैट ए पॉइंट के अबाउट इन, क्योंकि हमें दिख रहा है कि T1 जो है वो तो इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमा रहा है और mg जो है इसको ऐसे घुमा रहा है, तो डेफिनेटली अगर ये दोनों के जो टॉर्क्स हैं वो अगर बराबर हो जाएंगे तो ए पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगेन रिपीटिंग, ये T1 जो है वो देख पा रहा हूँ कि वो इसको ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, ऐसे करके घुमा रहा है, mg कैसे घुमा रहा है, mg ऐसे घुमा रहा है, mg ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। दोनों के अबाउट टॉर्क क्या होना चाहिए, दोनों के जो टॉर्क्स है वो बराबर होने चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होना है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि ये वाला तो ऐसे लग रहा है और ये वाला ए पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमा रहा है ए पॉइंट को। अब इनके मैग्नीट्यूड्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए सो डैट नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए 0 हो जाए, क्योंकि T1 T2 के कारण तो 0 है ही, क्योंकि वो वहाँ से ही पास हो रहा है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी देख लेते हैं, mg 2a/3 देख पा रहा हूँ, r क्रॉस f करूँगा तो अंदर की तरफ आ रही है, क्रॉस लगा दो, दोनों क्या होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, या फिर ऐसा बोल दो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए मस्ट बी 0, तो बाहर वाली डायरेक्शन को, डॉट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो क्रॉस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है, यस। तो या तो डायरेक्टली बराबर कर दो, मैंने अभी समझा, नहीं तो ये इक्वेशन में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। T1 इंटू ए माइनस एम जी इंटू 2a/3 बराबर 0 हो गया, T1 इंटू, सॉरी ये स्मॉल a है, स्मॉल a कर लेना इसको, स्मॉल a है, T1 इक्वल्स टू एम जी इंटू 2a/3 हो गया, a से a कैंसिल हो गया, फाइनली मेरे पास T1 इक्वल्स टू 2mg/3 हो गया। अगर T1 mg/3 हो गया तो T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा मेरे पास यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए मैं बोल सकता हूँ कि ये जो T2 होगा वो mg/3 हो गई होगा। यस बेटा, आई होप थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम तो है, कैलकुलेशंस काफ़ी सारी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या बातें याद रखनी है कि सेंटर ऑफ मास जो है बेस से h/3 हाइट पे होता है, हाइट निकालनी आनी चाहिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन करी है, यस। बाकी का कॉन्सेप्ट वाइज ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हमने कोई नया कॉन्सेप्ट तो देखा नहीं था, नेट फोर्स 0 किया, नेट टॉर्क 0 किया, बस कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यस बेटा, नोट करें, आई होप बात समझ में आ गई होगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग एक देखते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से मास को हम लोग इनर्शिया से रिलेट कर सकते हैं, उसी तरीके से एस्केलेशन को हमने पढ़ा था कि एंगुलर एस्केलेशन से रिलेट करते हैं। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है या रोटेशनल मोशन कर रही है, उसी तरीके से फोर्स को हम लोग रिलेट कर सकते हैं टॉर्क से। अब अगर हम लोग फोर्स को टॉर्क से रिलेट कर सकते हैं, एक्सलेशन को एंगुलर एक्सलेशन रिलेट कर सकते हैं, मास को इनर्शिया से रिलेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ को रोटेशनल मोशन के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखें। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहली बात तो कुछ छोटी छोटी बातें मैं कर लेता हूँ तुमसे। मैंने बोला कि मास को जिस तरीके से ट्रांसलेटरी मोशन में मास होता है, वही काम रोटेशनल मोशन में इनर्शिया करता है, ठीक है। मास को हम लोग किससे रिलेट कर रहे थे, इनर्शिया से रिलेट कर रहे थे। इसी तरीके से रोटेशनल मोशन के इनर्शिया को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने क्या बात करी, हमने बात करी कि जिस तरीके से एक्सेलरेशन होता है रोटेशनल मोशन में, वो एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। फिर हम बात करते थे मास की, सॉरी फोर्स की, तो फोर्स को हमने रिलेट किया टॉर्क से, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी। यस, अब ये बात तो हमें समझ में आ गई है। यस, अब क्या करते हैं, हम लोग एक बॉडी कंसिडर कर लेते हैं, बढ़िया से एक बॉडी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा सरफेस हो गया, यस,
और इस सरफेस के ऊपर एक बढ़िया सा एक ब्लॉक ले लो, है ना। इस ब्लॉक के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, इस ब्लॉक के ऊपर या सेंटर ऑफ मास के ऊपर F फोर्स लगा रहा हूँ। यस, ये हमारा, यस, ऐसे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। कितने मास की बॉडी है, m मास की बॉडी है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, एस्केलरेशन प्रोड्यूस होता है ना। और एस्केलेशन मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज, है ना। इसी तरीके से और एक और बात हम जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में सर एस्केलरेशन भी आएगा, क्योंकि हम जानते हैं F इक्वल्स टू मास इंटू एस्केलरेशन। जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन एस्केलरेशन की है, ये हमने सीखा था। बहुत अच्छे। उसी तरीके से एस्केलेशन रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को, उसी तरीके से एंगुलर एस्केलेशन रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। यस, हमने क्या पढ़ा था, हमने एस्केलेशन पढ़ा था A इक्वल्स टू dV/dt। ठीक है, इसी तरीके से अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा होता है DI/dt। अल्फ़ा होता है d/dt। ठीक है, यस। अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ रोटेशनल मोशन के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ। ध्यान से देखें। यस, फोर्स को, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि फोर्स को हम टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को हम लोग इनर्शिया से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस्केलरेशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो डायरेक्शन एस्केलेशन की होती है वही डायरेक्शन फोर्स की होती है, जो डायरेक्शन टॉर्क की होगी वही डायरेक्शन एंगुलर एस्केलरेशन की होगी। इस तरीके से मैं ये न्यूटन सेकेंड लॉ रोटेशनल मोशन के लिए भी डिफाइंड कर सकता हूँ, ये मुझे याद रखना है। अब सवाल ये है कि अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो टॉर्क जो है वो, जैसे हम किसी भी एक्सिस के अबाउट क्या लिख देते हैं, टॉर्क लिख देते हैं। यस, तो इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट लेना है, ये भी तो एक बात होगी। जैसे कि मान लो मैं इस बात को ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी बॉडी ले लीजिए, एक बॉडी आर्बिट्रेरी शेप की एक बॉडी ले ली हमने, और इस बॉडी को मान लो कि बॉडी इस एक्सिस के अबाउट ऐसे मस्त बढ़िया रोटेट कर रही है। घुमा दो यार, इसमें कहाँ दिक्कत है, घुमा दिए हो। यस, अब घुमा दिए हो तो डेफिनेटली इस बॉडी की, अब कैसे घुमा रहे हैं वो मेरी बात ध्यान से सुने। इसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से नहीं घुमा रहे, इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, पहले वो जीरो थी, जैसे पंखा है, पंखे को हम लोग, पंखे की स्पीड जो होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, उसकी एंगुलर स्पीड, है ना, राउंड्स पर मिनट या रिवॉल्यूशंस पर मिनट जो है उसके क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे जैसे पंखे की स्पीड बढ़ाते हो वैसे वैसे उसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट जो है वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और जब बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब उस पंखे के एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उसका ओमेगा कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ओमेगा क्या होता था, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस या थीटा अपॉन टाइम होता था। ठीक है, यस, उसी को हम लोग 2π इंटू एन डिवाइडेड बाई टी करते थे। 2π इंटू एन का मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाई टाइम करते थे। उसी तरीके से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, मैं इस बॉडी को घुमा रहा हूँ, किस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ, इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ। बहुत अच्छे, और इसकी एंगुलर स्पीड चेंज हो रही है, धीरे 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 इसकी स्पीड को क्या करता जा रहा हूँ, इंक्रीज करता जा रहा हूँ। और अगर इंक्रीज करूँगा तो डेफिनेटली एस्केलरेशन प्रोड्यूस होगा। कौन सा एस्केलेशन, जब ओमेगा में चेंज आएगा, तो ओमेगा में चेंज आता है तो हम बात करते हैं एंगुलर एस्केलरेशन की, और वेलोसिटी में चेंज आता है तो हम बात करते हैं एस्केलरेशन की। ठीक है, यस, तो एंगुलर एस्केलेशन अबाउट दिस एक्सिस हम लोग जानते हैं, बहुत बढ़िया। एंगुलर एस्केलेशन लेट्स से कि अल्फा हो गया इस बॉडी का। ठीक है, यस, अल्फा हो गया। अच्छा, ये अल्फा जो है एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज आएगा, उस ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को हम अल्फा बोल रहे हैं। लेट्स से ये जो सिस्टम है वो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, बहुत सारे पॉइंट मासेस सिस्टम में प्रेजेंट है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये टॉर्क जो है इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट लेंगे, तो ध्यान रखें जिस एक्सिस के अबाउट, लेट्स से कि इस एक्सिस के अबाउट मैं टॉर्क कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो उसी एक्सिस के अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लूँगा। रिपीट लिख देता हूँ,
अगर तुम क्या कर रहे हो, अगर किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिख रहे हो तो इनर्शिया भी बॉडी का किस एक्सिस के अबाउट लोगे, उसी एक्सिस के अबाउट लोगे जिस एक्सिस के अबाउट तुमने टॉर्क निकाला है, इनटू क्या करेंगे, इनटू अल्फा कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 2 देखें इसी बात को, यदि कोई बॉडी हिंज्ड है फिर क्या करेंगे, किसी हिंज पॉइंट के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, हिंज पॉइंट की के अबाउट वो क्या कर रही है, वो रोटेट कर रही है, तो हिंज पॉइंट के अबाउट क्या कर देंगे, या हिंज पॉइंट से जो पास हो रही है एक्सिस उसके अबाउट हम क्या कर देंगे, टॉर्क लिखेंगे। तो हिंज पॉइंट, बस कहने का मतलब यह है कि जिस एक्सिस के अबाउट तुम टॉर्क लिखोगे उसी एक्सिस के अबाउट तुम्हें इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखना है। ये बात बस इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। बस मैं इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूँ कि अगर टॉर्क एक्सिस के अबाउट लोगे तो इनर्शिया भी एक्सिस के अबाउट लिखना है, अगर हिंज पॉइंट के अबाउट लोगे तो इनर्शिया भी हिंज पॉइंट के अबाउट लिखना है। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जो डायरेक्शन टॉर्क की होगी वही डायरेक्शन एंगुलर एक्सेलरेशन की होगी। देख पा रहे हैं, है ना। इनर्शिया तो एक स्केलर क्वांटिटी है, जिस तरीके से मास स्केलर क्वांटिटी थी वैसे इनर्शिया भी एक क्वांटिटी है। एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वही टॉर्क की डायरेक्शन होगी। आई होप बात समझ में आ गई होगी। इसका एक प्रूफ है वो देख लेते हैं, सिंपल सा प्रूफ है, इससे तुम्हारे जो पुराने कॉन्सेप्ट है वो भी रिकॉल हो जाएंगे। यस बेटा, घुमाते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स है इस सिस्टम के अंदर। लेट्स से M1 है ना, M1 M2 ले लेते हैं, और ले लेते हैं M3, और ले लो M4, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। और इनको मस्त बढ़िया घुमाओ, ऐसे घुमाओ। ये सब पार्टिकल्स जो है वो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं। थोड़ा सा डायग्राम अच्छा कर लेते हैं। यस बेटा, ये डिफरेंट वो हो गए तुम्हारे, जिस पाथ पर ये क्या करेंगे, ये M2 मास M1 मास जो है वो रोटेट कर रहे हैं, वो पाथ मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। लेट्स से कि M1 मास जो है वो इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, रेडियस है R1। M2 की लेट्स से R2, इसकी है R3, और ये घूम रहा है R4 रेडियस के पाथ पे घूम रहा है, ये M4 पार्टिकल्स, है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका नेट टॉर्क फाइंड आउट करना है M1 पर, M2 पर, M3 पर, M4 पर। ठीक है, अबाउट दिस एक्सिस फाइंड आउट करना है, सो डैट मैं इसको ड्राइव कर सकूँ। हाँ, देखें कैसे करेंगे। देखो कुछ बच्चों को हो सकता है कि इस इधर सामने से देखोगे तो ये पार्टिकल ऐसे घूमते हुए नजर आएंगे एस सर्कल में। ठीक है, तो मैं आसानी से इसके ऊपर फोर्सेस रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, तो एक बार इस प्लेन में दिखाऊंगा, और एक बार जब तुम सामने से देख रहे हो तब तो ये ऐसे घूमते हुए नजर आ रहा है। ये पार्टिकल जो है बोर्ड से बाहर निकला, बाहर जाकर अंदर गया, बाहर निकला, अंदर गया बोर्ड। ठीक है, या फिर तुम जब इसको बोर्ड के ऊपर खड़े होकर देखोगे, ठीक है, तो जब तुम ऊपर से देखोगे तुम्हें ये सर्कल में नजर घूमते हुए नजर आएंगे। तो मैं वो वाला व्यू भी बना देता हूँ। ठीक है, ये M1 के लिए बना देता हूँ, सो डैट तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ऐसा है। M2 M1 जो है वो इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, लेट्स से कि ये कैसे घूम रहा है, अंदर जा रहा है ना, तो अंदर जाएगा तो ये इस तरीके से घूमता हुआ नजर आएगा। हाँ, ऊपर से देखोगे तो तुम्हें कैसे नजर आएगा, तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नजर आएगा। तो इधर भी मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इस एक्सिस के अबाउट बना रहा हूँ। ये लेट्स से कि ये पॉइंट O है, तो इधर O पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज वे में घूमता हुआ नजर आएगा। ये अंदर जा रहा होगा M1 पार्टिकल, तो अंदर बनाएंगे तो ऊपर से देखने पर ये ऐसे नजर आएगा। अभी मैं देखो, सुनो मेरी बात को सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये पार्टिकल जो है तुमने क्या किया, मान लो कि ये एक सिस्टम है ना, सिस्टम है, और सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और तुमने किसी एक्सिस के अबाउट इनको क्या किया, घुमाया। ठीक है, यस बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये जो है इस सर्कल पे जो पार्टिकल है सिर्फ अब हम उस पर फोकस करने वाले हैं, और ये जो व्यू बनाया है ये मैंने, जब मैं यहाँ से खड़े होकर देखूंगा टॉप व्यू, तब मेरे को समझ में ऐसा दिखेगा, ये पार्टिकल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमता हुआ नजर आएगा जब मैं ऊपर से देखूंगा। ठीक है, मैंने दो व्यूज से बनाया, एक जब तुम सामने से देखोगे तो ये पार्टिकल ऐसे
अंदर से यहाँ से बाहर निकलता हुआ नजर आएगा और यहाँ से एंटर करता हुआ नजर आएगा। और एक मैंने ऊपर से व्यू बनाया, ये साइड वाला, ये टॉप व्यू है, ठीक है, ये टॉप व्यू हो गया तुम्हारा, क्योंकि कुछ बच्चों को इसको देखने में दिक्कत होती है। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो तुम्हारे दिमाग में होना ही होना चाहिए अगर तुम्हें इसका डेरिवेशन समझना है तो। नो डाउट इसको याद कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे को फील होना चाहिए कि ये आया कैसे है ना। बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है कि आया कैसे है, इससे तुम्हारा थिंकिंग ऑर्डर, तुम्हारे कॉन्सेप्ट से रीचेक हो जाएंगे कि तुम्हें कितना आता है, तुमने कितने अच्छे से सर्कुलर मोशन को अभी तक याद कर रखा है ना, अभी तक समझ सका, तुम्हारे ब्रेन के अंदर वो है कॉन्सेप्ट्स। देखो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये बॉडी जो है उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। देखो एक तो फोर्स, अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो तुम बोलोगे सर एक फोर्स, कितने फोर्स लग रहे हैं इस पार्टिकल पे, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो तुम बोलोगे कि सर एक तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है जो एक्ट कर रहा है सेंटर की तरफ। बहुत अच्छे, रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखो इस प्लेन में ये रहा सेंट्रीपिटल फोर्स FC। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्टिकल M1 है और ये जो है सेंटर की तरफ इसके ऊपर क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है R1। अच्छा, एक और फोर्स लग रहा है। देखो अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होता तो वी नीड ओनली वन फोर्स, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन स्पीड भी बढ़ रही है क्योंकि एंगुलर स्पीड बढ़ रही है। ये इसकी स्पीड क्या होगी, जिस सर्कल में ये घूम रहा है, क्योंकि ओमेगा लगातार हम लोगों ने बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन है इस बॉडी के पास। अगर बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन है तो ध्यान रखना हर पार्टिकल का अलग अलग एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा, पूरे सिस्टम का एक ही एक्सेलरेशन होता है ना। उसी तरीके से पूरी बॉडी का एक ही एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ऐसे नहीं इस पार्टिकल का अल्फा ले लिया, इसका अल्फा 2 अल्फा 3, ऐसा नहीं सोचना है। जिस तरीके से इस बॉडी का, पूरी बॉडी का एक ही एक्सेलरेशन होता है, ऐसा तो नहीं है ना इस बॉडी में M1 M2 M3 M4 होंगे तो उन सभी के अलग अलग एक्सेलरेशन आएंगे, ऐसा तो नहीं है। पूरी बॉडी का एक एक्सेलरेशन, तो इधर भी पूरी बॉडी का एक एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है। यस, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इसकी स्पीड कंटिन्यूसली इस पार्टिकल की जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसकी एंगुलर स्पीड लगातार बढ़ रही है, और एंगुलर स्पीड लगातार बढ़ेगी तो इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर एक फोर्स और लग रहा होगा, टेंजेंशियल फोर्स, जिसकी वजह से इस पार्टिकल की क्या हो रही है, एंगुलर स्पीड बढ़ रही है। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यस, इसके ऊपर एक फोर्स और रिप्रेजेंट किया, टेंजेंशियल फोर्स FT। इसमें रिप्रेजेंट कर दूं, इसके अंदर रिप्रेजेंट करोगे तो बोर्ड के अंदर इस पार्टिकल के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। डॉट बनाऊंगी, क्रॉस बनाया, कितना लिखा, FT, ठीक है। यस, अब इसी तरीके से बाकी के पार्टिकल्स के ऊपर भी क्या लग रहा होगा, एक लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स और एक लग रहा होगा टेंजेंशियल फोर्स इनटू द बोर्ड FT। इसी तरीके से इस पे, इसी तरीके से इस पे, सभी पार्टिकल्स पे लग रहा होगा। अच्छा, नेट टॉर्क निकालने के लिए इन फोर्सेस के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इस एक्सिस के अबाउट, वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, उससे मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस, देखो सबसे पहले बात करते हैं M1 की। टॉर्क ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, मैं बात कर रहा हूं मास M1 की, उसके कारण सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा O पॉइंट के अबाउट, वो कितना होगा वो मुझे बताओ। तुम बोलोगे ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये O पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक है, पास हो रहा है O पॉइंट से। इसका मतलब अगर एक्सिस से ये पास हो जाए तो हम जानते हैं अगर कोई फोर्स उस पॉइंट से या उस एक्सिस से गुजर रहा हो तो उसके कारण टॉर्क कितना आता है, बताओ। डेफिनेटली 0 आएगा, हम लोग ये बात सीख चुके हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जितने भी है पार्टिकल पे, जितने भी पार्टिकल सभी पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, उस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो 0 होगा ही होगा, इसमें सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बचा टेंजेंशियल फोर्स के कारण जो टॉर्क आएगा, ठीक है। यस, दो ही तो फोर्स लग रहा है हर पार्टिकल पे, केवल और केवल 2 फोर्स लग रहे हैं, एक टेंजेंशियल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो F नेट जब तुम निकालोगे तो एक तो लग रहा है बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स और एक बॉडी के ऊपर लग रहा है फोर्स, ठीक है, जो है ये तो 0 होगा सभी पार्टिकल्स के लिए, और ये कितना हो जाएगा, टेंजेंशियल फोर्स। यस, FT जो है, देखो इस FT के कारण इस एक्सिस के अबाउट, O एक्सिस के अबाउट कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। एक्सिस ये रही, ये देखो ये रही एक्सिस, ठीक है, बाहर ले लो अंदर ले लो, ये रही मेरी एक्सिस।
इस एक्सिस के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है, इसके कारण तो 0 होगा, इसके कारण कितना होगा r परपेंडिकुलर इंटू एफ। r परपेंडिकुलर कितना है r1 इंटू एफ, ठीक है। यस, तो मैंने किया टॉर्क इक्वल्स टू r परपेंडिकुलर इंटू एफ टी, इसी तरीके से r2 इंटू एफ टी प्लस r3 इंटू एफ टी, इस तरीके से करते जाओ यार, ठीक है। जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी के लिए ऐसा लिखते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यस, मैं सभी पार्टिकल के लिए एक साथ बात कर रहा हूँ, तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस बेटा, नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू r1 प्लस एफ टी को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एफ टी को लिख सकते हैं मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। याद आ रही होगी बातें। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अल्फा इंटू r1 कर सकता है, अल्फा इंटू r1, ठीक है। यस, ये टॉर्क कैसे प्रोड्यूस करेगा वो भी देखो, डायरेक्शन भी देखो। तुम बोलोगे सर ये r, देखो अंदर की r वेक्टर कैसे होगा, r वेक्टर ये पॉइंट ऑफ ये एक्सिस और ये मेरा फोर्स r क्रॉस f कर दो तो कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी देखो r क्रॉस f कर दो अंदर की तरफ, यहाँ पे भी देखो r क्रॉस f करोगे ऊपर की तरफ। यानी जितने भी तुम्हारे टॉर्क्स आएंगे टेंजेंशियल फोर्स के कारण उन सभी की डायरेक्शन सेम आने वाली है, ये ध्यान रखें। तो सभी को क्या करना है, सिंपल ऐड करना है, r1 इंटू एफ टी क्या है मेरे पास, अल्फा इंटू m इंटू अल्फा r1, m इंटू एफ टी का वैल्यू देखो ये रहा m1 इंटू अल्फा r1, इसी तरीके से r2 इंटू एफ टी का वैल्यू m2 इंटू अल्फा r2। यस बेटा, इसी तरीके से r3 इंटू m3 अल्फा r3 प्लस डैश 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 डैश। नेट टॉर्क कितना आएगा, नेट टॉर्क आ जाएगा m1 अल्फा r1 स्क्वायर प्लस m2 अल्फा r2 स्क्वायर प्लस m3 अल्फा r3 स्क्वायर डैश 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 डैश, ठीक है। यस, कुछ हम लोग लिख सकते हैं नेट टॉर्क के बारे में, टॉर्क नेट इक्वल्स टू, यस, अल्फा कॉमन निकाल लें, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर डैश 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 डैश। अच्छा ये देखो ये क्या है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m2 मास अबाउट दिस एक्सिस m2 इंटू r1 का स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट मास है ना, पॉइंट मास का इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना जानते हो सर, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है ना, इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे इनर्शिया तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे। देखो ये रहा मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, इसी तरीके से दस किया। अच्छा ये पूरी बॉडी का क्या आ गया मेरे पास, तुम बोलोगे ये पूरी बॉडी का इनर्शिया हो गया, तो टॉर्क नेट कितना आएगा, टॉर्क नेट आ गया मेरे पास, यस बेटा, अल्फा इंटू यस अल्फा का डायरेक्शन। यस, ये ध्यान रखना कि हमने डायरेक्शन कहाँ ली थी, देखो सारे पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन आई थी वो कितनी आई थी, आर वेक्टर क्रॉस एफ, यानी कि एक्सिस के अलॉन्ग आई थी, मैंने रिप्रेजेंट भी कर रखी है, आर वेक्टर क्रॉस एफ। फोर्स कैसा लग रहा था, टेंजेंशियल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था, टेंजेंशियल फोर्स के कारण हो रहा था, टेंजेंशियल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है तो आर वेक्टर क्रॉस एफ किया तो एक्शन कितना आया, ऊपर की तरफ आया। इस डायरेक्शन को मैं अल्फा कैप कह देता हूँ, क्या कह रहा हूँ, अल्फा कैप। तो ध्यान से देखना, चाहो तो इसको ऐसा लिख लो या फिर ऐसा कर दो, ऊपर की तरफ कोई डायरेक्शन का नाम दे दो, इसको एन कैप दे दो, जो भी डायरेक्शन तुम्हें देनी है, जो तुम्हें पसंद हो वो डायरेक्शन का नाम इसको दे दो, इस डायरेक्शन को बोल रहा हूँ एन कैप, ठीक है। यस, तो अल्फा इंटू ये डायरेक्शन क्या आई टॉर्क की, एन कैप आई, डायरेक्शन लिखना मत भूलना नहीं तो ये डेरिवेशन इनकम्प्लीट है, ठीक है। यस, बाहर आएगा एन कैप, बाहर आएगा एन कैप। जितने भी हैं, जितने भी टॉर्क निकालें टेंजेंशियल फोर्स के कारण, उन सभी की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, इस एक्सिस पे आ रही है और ऊपर की तरफ आ रही है, इसलिए एन कैप लगा है। अल्फा क्या है, अल्फा सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, अल्फा सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शन एन कैप ये रही। तो ध्यान से देखो, मैं इसको बोल रहा हूँ आई,
इनर्शिया, इनर्शिया किस एक्सिस, इनर्शिया अलोंग द एक्सिस। नेट टॉर्क किस एक्सिस के अबाउट निकाला हमने, इस एक्सिस के अबाउट निकाला। तो देखना इक्वेशन कैसे आई। तो इनर्शिया भी किस एक्सिस के बाद अबाउट आ रहा है, इस एक्सिस के अबाउट आ रहा है। साथ के साथ क्या आया, अल्फा। अल्फा सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन ये है एन कैप। मेरे पास कितना आ गया, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे सर आई एक्सिस इंटू यस अल्फा वेक्टर। हो फाइनली हमने निकाल लिया बेटा, प्रॉपरली हमने डेरिवेशन किया और अच्छे से निकाल लिया। यस बेटा, नोट करें इसको, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, सिंपल सिंपल है ना। यस, बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल है ना, मैं एक बात तुम्हें कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। देखो सुनो मेरी बात को, अगर कोई क्वेश्चन के अंदर अगर हिंज पॉइंट दे रखा है तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क हमेशा उस हिंज पॉइंट के अबाउट ही निकालेंगे। अगेन रिपीटिंग, अगर कहीं पर भी हिंज पॉइंट तुम्हें दिख जाए और तुम्हें टॉर्क कैलकुलेट करना हो तो हमेशा हिंज पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क कैलकुलेट करोगे। उसका रीज़न क्या है मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो हमेशा फिर यही यूज़ करना है, टॉर्क अबाउट अ हिंज इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ हिंज एक्सिस इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करेंगे, यस उसके अलावा टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास अगर है तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा करेंगे। बस यही बात है जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। यस बेटा, मैंने क्या बोला, ये बात समझ में आ गई होगी। यस देखो इधर देखो, एंगुलर एस्केलेशन हमें फाइंड आउट करना है। ये रॉड है और हमें इस रॉड का मास और लेंथ दे रखी है, मास है m और लेंथ है l। किस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, इस पॉइंट के अबाउट है। अगर हिंज्ड है तो डेफिनेटली सोचने वाली बात ही नहीं है, टॉर्क अबाउट अ हिंज्ड ही हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और इनर्शिया भी हिंज पॉइंट के अबाउट ही फिर लेंगे। तो देखो बेटा, इस केस के अंदर यहाँ पे देखो, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। ये मेरा रॉड हो गई और कहाँ से हिंज्ड है, यहाँ से हिंज्ड है, इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, ठीक है। ये मेरा हिंज्ड पॉइंट हो गया। एम जी कहाँ लगाएंगे, इसके सेंटर ऑफ मास पर, इसके मिड पॉइंट पर। यस, फोर्स कैसे लग रहा है, mg/3 यहाँ पे लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, mg/3 लग रहा है, ये फोर्स हो गया। अच्छा, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से डिस्टेंस है l/3 डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है ये है डिस्टेंस l/3। यस बेटा, करें कैलकुलेट। यस, यहाँ पे बी पॉइंट पर टॉर्क लिख लो, टॉर्क मिटा देते हैं इसको, टॉर्क अबाउट हिंज्ड पॉइंट, ठीक है। यस, पहले लिखें ड्यू टू टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट यानी टॉर्क अबाउट पॉइंट ए लिखें। देखो यहाँ पे हिंज पॉइंट पर क्या लग रहे होंगे, यस कांटेक्ट फोर्सेस लग रहे होंगे क्योंकि रॉड कांटेक्ट में है, यहाँ से हिंज्ड है। और अगर रॉड हिंज्ड है तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्सेस लग रहे होंगे और वो कांटेक्ट फोर्सेस के डायरेक्शन मुझे नहीं पता। तो हमेशा हिंज पॉइंट पर मैंने पहले भी बोला था, दो फोर्सेस मानेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मान लेंगे। एक N1 बोल देना और दूसरा N2 बोल देना, ठीक है। अब सवाल यह है कि सर आप हिंज पॉइंट ही क्यों ले रहे हो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी तो कर सकते थे टॉर्क कैलकुलेट। नहीं बेटा, उसका रीज़न ये है कि मैं अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट करूंगा तो N1 के कारण भी टॉर्क आएगा, और जब N1 के कारण टॉर्क आएगा तो N1 की तो वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, तो मेरे लिए एक वेरिएबल बढ़ जाएगा, एक इक्वेशन ज़्यादा बनानी पड़ेगी। और उसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हिंज पॉइंट आ जाए तो हिंज पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क लिखना है और लिखना है, ठीक है। ताकि मेरे ये दोनों फोर्सेस के कारण टॉर्क अबाउट पॉइंट ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इसी पॉइंट से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। अब तो बात क्लियर हो गई होगी। यस बेटा, इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, हिंज एक्सिस से ही पास हो रहे हैं, तो ये दोनों 0 हो गए। तो देखो अबाउट ए, इनके कारण और इनके कारण तो टॉर्क कितना होगा, देखो टॉर्क ड्यू टू N1 प्लस टॉर्क ड्यू टू N2 प्लस किसके कारण टॉर्क आएगा, टॉर्क ड्यू टू mg/3 प्लस टॉर्क ड्यू टू mg। ये 4 फोर्सेज जो लग रहे होंगे। N1 के कारण टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट कितना आएगा, 0 आएगा, प्लस N2 के कारण भी 0 आएगा, प्लस mg/3 के कारण टॉर्क कितना आएगा, अबाउट पॉइंट ए। तो देखो
mg/3 ऐसे है, ए पॉइंट के अबाउट निकालना है। ये देखो ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, येलो ए डाल दिया, ठीक है। यस, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ए पॉइंट के अबाउट निकालना है टॉर्क। ये बी पॉइंट है मेरे पास। आर वेक्टर कैसे है, ये फोर्स कैसे घुमा रहा होगा, इस ए पॉइंट के अबाउट रॉड को ऐसे घुमा रहा होगा, यानी कि आर नीचे की तरफ, एफ ये रहा बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है। या ऐसे बोल दो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी तुम्हें अच्छा लगे। तो लेंथ कितनी है, L/3 है, L/3 इंटू फोर्स, यस एम जाए। आर परपेंडिकुलर इंटू एफ किया है मैंने, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, नहीं होगी आई होप, यस यस। चले आगे, यस बेटा। अब लिखते हैं mg के कारण। mg देखो कहाँ से पास हो रहा है, mg का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखो बेटा कहाँ से पास हो रहा है mg। mg इटसेल्फ पॉइंट ए से पास हो रहा है, इसका मतलब इसकी वजह से टॉर्क कितना हो गया, 0 हो गया। टॉर्क अबाउट अ पॉइंट ए कितना आ गया, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट mg L/9 आ गया, ठीक है। किस एक्सिस के अबाउट आया, बाहर की तरफ आया, पॉजिटिव आया। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 1 हो गई। यस यस बेटा, आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब टॉर्क बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, है ना, यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए विल बी, कितना होगा, देखो ये एक्सिस है, टॉर्क अबाउट अ एक्सिस दैट इज hinged x will be I about hinged point into alpha, ठीक है। टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट कितना है, mg L/9, ये कितना है, इनर्शिया, इस रॉड का इनर्शिया ए एक्सिस के अबाउट, ये इनर्शिया हमेशा एक्सिस के अबाउट लिखा जाता है, ध्यान रखना। और टॉर्क भी मैं एक्सिस के अबाउट ही लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ए पॉइंट, मेरा मतलब ये है कि ए पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस, ठीक है। यस, एक्सिस के अबाउट लिखा जा रहा है, पॉइंट के अबाउट नहीं लिखा जा रहा, कंफ्यूज मत हो जाना। मैं बोल रहा हूँ कि ये एक्सिस ऐसे है ना। तो ए पॉइंट का मतलब मेरा यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये था कि एक्सिस यहाँ से पास हो रही है ए पॉइंट से ऐसे, है ना, और हमें इनर्शिया भी इसी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। तो टॉर्क भी हमने इसी एक्सिस के अबाउट निकाला है, पासिंग थ्रू पॉइंट ए, ठीक है। मैंने बीच बीच में कहीं पे पॉइंट ए यूज़ कर लिया। ए पॉइंट का मतलब अभी इस क्वेश्चन में यह है कि ए पॉइंट का मतलब एक्सिस ए से पास हो रही है, ठीक है। तो इनर्शिया हिंज पॉइंट के अबाउट कितना होगा, तुम बोलोगे इनर्शिया हिंज पॉइंट के अबाउट होगा mL²/3। देखो ये ए एक्सिस है और ये मेरी रॉड है, ठीक है। रॉड क्या है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर दिख रही है, mL²/3 इंटू एंग अल्फा हो गया। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यस हो रहा है बेटा। L एक L गया, ये 3 टाइम्स गया, M से M गया, कितना आ गया, अल्फ़ा इक्वल्स टू 3। यस, फाइनली मेरे पास आ गया अल्फ़ा इक्वल्स टू G/3L आ गया, अल्फ़ा इक्वल्स टू G/3L आ गया। यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें एक स्क्वायर लैमिना हमें दे रखा है और ये इसके अबाउट ये स्क्वायर लैमिना हिंज्ड है और इस एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे घुमाया जा रहा है। हमसे क्या पूछा गया है कि टॉर्क हमें फाइंड आउट करना है इस स्क्वायर लैमिना का इस एक्सिस के अबाउट। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस, सबसे पहले तो अगर टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो डेफिनेटली इनर्शिया भी इसी के अबाउट लेना होगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है। तो मैं लिख देता हूँ टॉर्क, ये एक्सिस को मैं ओ एक्सिस बोल देता हूँ। तो इनर्शिया भी ओ के अबाउट लिखना होगा, इनटू अल्फा करना होगा। टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस कितना है हमें निकालना है, इनर्शिया ऑफ दिस स्क्वायर प्लेट ऑफ मास m एंड साइड a कितना होगा। देखो ये मेरी, यस, ये अगर एक्सिस है तो परपेंडिकुलर रॉड मेरी ये वाली होगी, इसका जो इनर्शिया होगा वही इस स्क्वायर का होगा। मैंने बताया था, याद करो, ma² हो जाएगा। किस एक्सिस के अबाउट निकाला गया है, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो उसी एक्सिस के अबाउट इनर्शिया लिखोगे, बार बार बोल रहा हूँ। इनटू क्या हुआ, अल्फा हुआ। तो फाइनली मेरे पास टॉर्क अबाउट है
आ गया ma² अल्फ़ा बाय 3 आ गया, यही मेरा आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस तुम्हें ये बताना था कि जिस के अबाउट हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करेंगे उसी के अबाउट हमें इनर्शिया भी लेना होगा, बस बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, हमें एक व्हील दे रखा है और वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है और उसको रोका जा रहा है बॉट टू रेस्ट। फाइंड द टॉर्क टू ब्रिंग इट टू रेस्ट इन 1 मिनट। यस, हमसे पूछा गया है टॉर्क का वैल्यू, हमसे पूछा गया बेटा, ठीक है। जैसे कि तुम मान लो कि तुम्हारे पास व्हील है और तुम व्हील पे क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। फोर्स लगा रहे हो इसका मतलब उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, कोई व्हील पहले से रोटेट कर रहा है, लेट्स से कि पहले से रोटेट कर रहा है, उसके पास इनिशियली कितनी एंगुलर स्पीड थी, उसके पास इनिशियल एंगुलर स्पीड 50 आरपीएम है, ठीक है। ये इसकी इनिशियल स्पीड होगी। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो तुम्हें इसके ऊपर तुमने क्या लगाया, फोर्स लगाया। फोर्स लगाया तो फोर्स से क्या हुआ, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ इसके सेंटर के अबाउट, जिससे कि तुमने क्या किया, इसको रोकने की कोशिश करी। ये फोर्स क्यों लगाया, इसको रोकने के लिए। और धीरे धीरे इसकी एंगुलर स्पीड कम होगी और फाइनली ये रेस्ट में आ जाएगा। हमसे पूछा गया है कि टॉर्क कितना चाहिए ताकि ये 1 मिनट के अंदर स्टॉप हो जाए। आई होप बात समझ में आ गई होगी। जैसे पंखा है, पंखा कुछ ही स्पीड से चल रहा था और तुमने स्विच ऑफ कर दिया, तो कुछ टाइम बाद वो पंखा क्या हो जाता है, उसकी एंगुलर स्पीड घटती जाती है और फाइनली क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। उसी तरीके से ये व्हील है और व्हील पहले रोटेट कर रहा था, तो तुमने रोकने के लिए फोर्स लगाया। फोर्स ऐसे लगाया ताकि टॉर्क प्रोड्यूस हो, है ना, तभी तो वो रुकेगा। अगर इसके सेंटर पे जाके फोर्स लगाओगे तो ये रुकेगी नहीं बॉडी, ये घूमती रहेगी, ये ध्यान रखना। यस बेटा, क्योंकि उस, है ना। तो करते हैं कैलकुलेट। व्हील है ना, व्हील की इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी है, इनिशियल एंगुलर स्पीड है 50 आरपीएम, राउंड पर मिनट है। और याद आ रहा हो फॉर्मूला, राउंड पर मिनट है तो ये है। याद नहीं आया कुछ लोगों को तो मैं बता देता हूँ, 2πn डिवाइडेड बाई टी, टी इज द टाइम। यस, लिख लो 2π इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस डिवाइडेड बाय टाइम, वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट किए डिवाइडेड बाय दैट टाइम। अच्छा, हम लोगों ने ये लिख लिया है तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन पर सेकेंड हो गया, ठीक है। यस, फाइनल एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी, फाइनली तो इसको रोकना है तो रेडियन पर सेकेंड 0 हो गया। कितने टाइम में रोकना है, तुम बोलोगे सर इसको रोकना है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में रोकना है, ठीक है। ये पहिया था, ये पहिया जो है घूम रहा था और तुमने क्या किया, ये कितने से घूम रहा था, इनिशियली इसकी स्पीड एंगुलर स्पीड ओमेगा थी, ठीक है, ओमेगा आई। फाइनली इसको तुमने क्या किया, इसकी फाइनल एंगुलर स्पीड कितनी हो गई, फाइनल एंगुलर स्पीड 0 हो गई। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस बेटा, कितने टाइम में रोका, t बराबर 60 सेकेंड्स में तुमने रोका, ठीक है। ये तुम्हारे 60 सेकेंड्स हो गए। अच्छा, अब क्या करना है तुम्हें तो निकालना है टॉर्क टू ब्रिंग इट रेस्ट। तुम कितना टॉर्क इसके ऊपर लगाना पड़ेगा सो डैट एक्सटर्नली, सो डैट ये व्हील जो है रुक जाए। टॉर्क का मतलब है कि यहाँ पे कहीं फोर्स लगाया होगा और वो फोर्स क्या कर रहा होगा, वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा ताकि इसको रोक सके। तो डेफिनेटली तुमने कहीं लगाया होगा फोर्स जिसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। देखो, इनिशियल एंगुलर स्पीड पता है, फाइनल एंगुलर स्पीड पता है, टाइम पता है, अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। इसको किससे रिलेट करोगे, एस्केलेशन। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है तो एस्केलेशन निकाल सकते हो। उसी तरीके से इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है तो एंगुलर एस्केलेशन निकाल सकते हो। 0 माइनस कितना हो गया, आई कितना है 10 पाई बाय 6 है। टाइम कितना है, टाइम है तुम्हारे पास 60 है, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना हो गया, अल्फ़ा हो गया माइनस का 10 पाई बाय 360 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। यस बेटा, टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है 2 kg मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, है ना, 2 इतना हो गया और माइनस का 10 पाई डिवाइडेड बाय 360 कर दूंगा, तुम्हारे पास न्यूटन पर मीटर में आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन खुद से कर लेना। माइनस ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में इसमें टॉर्क है उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हें लगाना पड़ेगा सो डैट बॉडी रुक जाए, ठीक है बेटा। यस,
थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड हैव अ नाइस डे। हमने है ना टॉक का मेजर पार्ट कंप्लीट कर लिया है, थोड़े एक दो क्वेश्चंस और हम लोग इसके देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर कंटिन्यू करेंगे एंगुलर मोमेंटम से। थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड हैव अ नाइस डे। यस वन मोर थिंग, अब तुम जाकर टॉक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो एक्सरसाइज के, है ना।